Welcome to English Baba channel class 7 social science chapter 1 tracing changes through 1000 years। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, Who was considered a foreigner in the past? पुराने टाइम में फॉरेनर किसे कहा जाता था? देखो आज की टाइम में फॉरेनर किसे कहते हैं? एक ऐसा पर्सन जो दूसरे कंट्री को बिलोंग करता है उसको फॉरेनर। लेकिन पुराने टाइम में फॉरेनर किसे कहते थे? एक ऐसा पर्सन जो दूसरी सोसाइटी को या दूसरी कल्चर को बिलोंग करता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? एनीवन हु बिलोंग टू डिफरेंट सोसाइटी और कल्चर। कोई भी जो दूसरी सोसाइटी को बिलोंग करता था या दूसरी कल्चर को बिलोंग करता था उसको क्या कहा जाता था? फॉरेनर। नेक्स्ट, लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। इस पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए थे? तो सबसे पहले तो इमेजेस के थ्रू समझो। एक तो ये इरिगेशन व्हील की इसकी इन्वेंशन हुई थी। इससे क्या होता था? इरिगेशन में यानी पानी वगैरह देने में प्लांट्स को, क्रॉप्स को इजी हो जाता था। दूसरा क्या हुआ? स्पिनिंग व्हील्स। आपने गांधी जी की भी कई बार फोटो देखी होगी, है ना, ऐसे स्पिनिंग व्हील्स, इसकी इन्वेंशन हुई। और तीसरा क्या हुआ? जो लड़ाइयां वगैरह होती थी उसमें ये जो कैनन है, जो फायर आर्म्स है, इसका इस्तेमाल होने लगा। तो बस आंसर में बस ये वाले 3 पॉइंट लिख देना। नंबर 1 द पर्शियन व्हील फॉर इरिगेशन, अभी हमने देखा था, ठीक है, ये वाला, ये जो है पर्शियन व्हील। दूसरे में आपको लिखना है स्पिनिंग व्हील फॉर वीविंग, ठीक है, अभी हमने देखा था गांधी जी वाला। और तीसरा है द फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, है ना, तोप जो होती है उनका इस्तेमाल होने लगा लड़ाइयों में, बैटल में। नेक्स्ट, व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब रिलीजियस डेवलपमेंट में क्या क्या हुआ? तो क्वेश्चन को इस तरह से समझेंगे इमेजेस के थ्रू। जो नए नए गॉड्स हैं, नए नए देवी देवता हैं, उनको इंक्लूड किया गया, उनकी पूजा की जाने लगी। तो पहला पॉइंट हम कैसे लिख देंगे? पहले पॉइंट में हम लिख देंगे नंबर 1 न्यू गॉड्स, इन्हीं को बोलते हैं डेटीज, वर इंक्लूडेड, इनको इंक्लूड कर लिया गया। दूसरा पॉइंट समझेंगे, जो राजा महाराजा थे ना, वो नए नए मंदिरों का निर्माण करवाने लगे, नए नए टेम्पल्स बनवाने लगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। नंबर 2 पॉइंट आप लिख दोगे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्स। रॉयल्स का मतलब होता है चिल्ड्रन राजा महाराजा लोग जो थे। थर्ड पॉइंट देखिए, जो जितने भी पुजारी वगैरह होते थे मंदिरों के, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, इनको बहुत ज्यादा लोग मानने लग गए। तो नंबर 3 पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीस्ट ग्रू, ग्रो की सेकंड फॉर्म है ग्रू। और ये ही वो टाइम था जब इस्लाम का इमरजेंस हुआ, ठीक है। तो 4 इस्लाम मतलब जो मुस्लिम धर्म है, इमरजेंस ऑफ इस्लाम। तो ये वाले बस 4 पॉइंट लिखाना और तुमको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, इन व्हाट वेज हैज द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज। अब हमारा जो कंट्री है हिंदुस्तान, उसका नाम या उसका जो मतलब है वो बार बार कैसे चेंज होता रहा? तो आंसर लिख लेंगे, पूरा क्वेश्चन में से उतारेंगे। द मीनिंग ऑफ टर्म हिंदुस्तान हैज बीन चेंज्ड ओवर सेंचुरीज इन फॉलोइंग। इस तरह से कैसे? भाई आज की डेट में हम क्या कहते हैं? इंडिया कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमको ये मिल गया, टुडे इट इज कॉल्ड इंडिया। आज की डेट में हम क्या कहते हैं? इसको इंडिया कहते हैं। लेकिन अगर मैं 13th सेंचुरी की बात करूं, 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान उसको कहा जाता था, वो लैंड, वो जमीन जो दिल्ली सल्तनत, जब मुगल आए, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत के अंडर में आती थी, जो जगह। अब देखो, इन 13th सेंचुरी मीनिंग ऑफ हिंदुस्तान वाज लैंड्स अंडर दिल्ली सल्तनत। तो जो भी जमीन दिल्ली सल्तनत के अंडर में आती थी उसको हिंदुस्तान कहा जाता था। लेकिन जो बाबर थे, बाबर कॉल्ड हिंदुस्तान द लैंड बियॉन्ड हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस। बाबर ने कुछ अलग ही कहा, उन्होंने कहा कि ये वो लैंड है जो बियॉन्ड हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस में। तो बस ये 3 छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जातीज रेगुलेटेड। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो ये ही वो टाइम था जब जातीज बनने लगे। जो रिच लोग थे उन्होंने अपने आप को अपर जातीज में रख लिया कि हम हाई कास्ट के लोग हैं। जो गरीब लोग थे उनको लो कास्ट में डाल दिया गया। तो जो इनके जो अफेयर्स, यहाँ अफेयर्स का मतलब होता है इनके कोई लड़ाई झगड़े होते थे या किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता था, तो उसको रेगुलेट कौन करता था? उसको रेगुलेट करती थी जाति पंचायत। आपने आज की डेट में भी देखा होगा
गांव मोहल्ले में, गांव में आज की डेट में भी पंचायत होती है, जहां पे वहां के बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं वो फैसला करते हैं। ठीक है, तो बस आंसर एक वर्ड का है, द अफेयर्स ऑफ द जातिज वर रेगुलेटेड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स। ठीक है, बड़े बड़े लोगों की एक असेंबली होती थी, एक ग्रुप होता था, जिसको क्या कहा जाता था, जाति पंचायत कहा जाता था, जैसा कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन। अब पैन रीजनल एम्पायर को समझने के लिए इस फिगर को देखिए, एक ऐसा एम्पायर जो कई रीजन में फैला हो, पाटलिपुत्र में भी फैला है, मथुरा में भी फैला है, इंद्रप्रस्थ में भी फैला है, तक्षशिला में भी फैला है, यहाँ पे भी, बोधगया में भी, उसको कहते हैं हम पैन रीजनल एम्पायर। तो देखो आंसर कैसे लिखेंगे, द टर्म पैन रीजनल एम्पायर रेफर्स टू एन एम्पायर, एक ऐसा एम्पायर विच स्ट्रेचेज ओवर सेवरल रीजन, जो कई सारे रीजन्स को घेरे रहता है, उसको बोलते हैं पैन रीजनल एम्पायर। और इसके कुछ एग्जांपल दे दो, जैसे मौर्यन एम्पायर है, गुप्ता एम्पायर है, चोला एम्पायर है, बस इतना लिख देना और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द डिफिकल्टीज, इस क्वेश्चन को थोड़ा आप समझते हैं, व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियन फेस इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स। जब हिस्टोरियंस जो लोग हैं, जब वो मैन्यूस्क्रिप्ट का यूज करते हैं तो उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मैन्यूस्क्रिप्ट होता क्या है। भाई मैन्यूस्क्रिप्ट होते हैं जो पुराने राजा महाराजा लोग थे या पुराने जो लोग थे, अब उनके पास प्रिंटर तो थे नहीं, आज की जैसी मशीन तो थी नहीं, वो ये चाहते थे कि हमारी आज की जो चीजें हैं वो प्रिजर्व हो जाएं और आगे वाली जनरेशन को पता। तो किसी ने पत्थरों पे लिखवाया, किसी ने कागज पे लिखवाया, किसी ने उर्दू में लिखवाया, किसी ने फारसी में लिखवाया, तो ये जो चीज है इनको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। अब हिस्टोरियंस को जब ये मिलती है तो दिक्कतें क्या आती हैं, ज्यादातर भाई ये हैंड रिटन होती हैं, तो किसी की राइटिंग समझ में आ रही है, किसी की नहीं है। तो पहला प्रॉब्लम थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर हैंड रिटन, क्योंकि वो हैंड रिटन होती है, मशीन से लिखी हुई तो होती नहीं है, तो उनको पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। नंबर 2, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, समझना बिल्कुल मुश्किल, आसान नहीं है। अब देख रहे हो कहीं पे इस तरह की लैंग्वेजेस आएगी, कहीं पे कुछ आएगा, तो इनको समझना भी आसान नहीं है। और थर्ड पॉइंट, समटाइम्स अ लॉट ऑफ एरर्स आर फाउंड इन द कॉपीज ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। अब सपोज करो कोई मैन्यूस्क्रिप्ट मिल गई, हो सकता है इसका पेज ही एक गायब हो सकता है इसके 2 पेज फटे हुए मिल गए हो, तो कई बार इसमें क्या मिलती हैं, एरर्स मिलती हैं। तो ये वाले जो 3 पॉइंट्स हैं ये हमको इस क्वेश्चन में लिख देने हैं और फुल मार्क्स ले लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स। जो पास्ट का जो टाइम है, पुराना जो समय है, उसको पीरियड्स में कैसे डिवाइड करते हैं। डू दे फेस एनी प्रॉब्लम्स, क्या उनको कुछ प्रॉब्लम आती है। द हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। तो बस केवल ये वाले 2 वर्ड लिख देने हैं आपको, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स के बेस पे वो जो पास्ट का जो पीरियड है उसको डिवाइड करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या उनको कुछ प्रॉब्लम आती है। यस, दे फेस सेवरल प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अब चिल्ड्रन जो ट्रू फॉल्स थे ना वो हम बाद में यानी कि अब करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो ट्रू फॉल्स का, वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस फॉर द पीरियड आफ्टर 700 के बाद हमको कोई इंस्क्रिप्शंस नहीं मिलते। तो पहले इंस्क्रिप्शन समझो, इंस्क्रिप्शन क्या होते थे, पुराने राजा महाराजा पत्थरों पे, चट्टान पे, रॉक पे इस तरह से अपने मैसेजेस या अपने गॉड्स के बारे में लिखवाते थे। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कह रहा है कि इंस्क्रिप्शन हमें 700 के बाद नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते भाई, अभी भी मिलते रहते हैं। तो ये तो है फॉल्स, इसमें आप यहां लिख दोगे फॉल्स। नेक्स्ट समझो, द मराठास asserted their political importance during this period। जो मराठा लोग थे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ाई थी। भाई कौन सा राजा ये चाहेगा कि उसकी इंपॉर्टेंस ना बढ़े, आने वाली जनरेशन को उसके बारे में ना पता चले, तो ये भी ये चाहते थे। तो राइट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट, फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर समटाइम्स पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड्स विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स। अब फॉरेस्ट ड्वेलर कौन होते हैं, ये लोग, ऐसे लोग जो पूरी तरह से जंगलों पे ही निर्भर करते हैं, वहीं से लकड़ी काटते हैं, वहीं से फल फ्रूट खाते हैं, वहीं के जानवरों को मारते हैं और खाते हैं। तो अब क्या होने लगा, एक्सपेंशन होने लगा खेतों का, एग्रीकल्चर का, तो इसकी वजह से इन लोगों को वहां से हटा दिया जाता था। तो ये वाली बात बिल्कुल सच है, ट्रू। नेक्स्ट, सुल्तान घियासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड आसाम, मणिपुर एंड कश्मीर।
तो ये कह रहा है कि भाई जो सुल्तान घियासुद्दीन थे वो इन जगहों पे को कंट्रोल करते थे, आसाम को, मणिपुर को एंड कश्मीर को। तो आंसर ये है फॉल्स, क्योंकि जो ये जगह थी ना, आसाम, मणिपुर और ये छोटी छोटी जगह थी, इनको तो वहां के जो लोकल चीफ थे, जो लोकल राजा वगैरह थे, वो कंट्रोल करते थे। तो ये है फॉल्स। अब इसमें चिल्ड्रन 3 फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं। आर्चीव्स आर प्लेसेस वेयर डैश आर केप्ट। आर्चीव्स कौन सी जगह है जहां पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रखा जाता है। अब बच्चा कहेगा मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो अभी हमने पढ़ी थी, जैसे लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स होती है, तभी तो लाइब्रेरी के अंदर बुक सेफ है। ऐसे ही आर्चीव्स उस जगह को कहा जाता है जहां पे ये जो पुरानी कोई भी वो मिलती है, ठीक है, पुरानी कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट मिलेगी उसको आर्चीव में रखा जाएगा। नेक्स्ट, डैश डैश वाज द 14th सेंचुरी क्रॉनिकल। तो कौन था? जियाउद्दीन बरानी। अब क्रॉनिकल कौन होता है? जो पुराने टाइम का राइटर होते थे, जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखते थे, उनको बोलते थे क्रॉनिकलर, और इनका एक नाम है जियाउद्दीन। डैश वर सम ऑफ द न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड इन सब कॉन्टिनेंट्स। नई क्रॉप्स जो इंट्रोड्यूस की गई वो कौन सी थी? पटेटोज यानी आलू था, कॉर्न था, चिलीज था, टी थी और कॉफी थी। बस ये। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर दे देते हैं। ये है लास्ट क्वेश्चन। देयर आर प्लेसेस, द प्लेस वेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर प्लेस्ड इज कॉल्ड। अभी मैंने दिखाई थी एक ऐसी जगह जहां पे मैन्यूस्क्रिप्ट रखी जाती है, उस जगह को क्या कहते हैं? ए होम, बी विला, सी आर्चिव्स या डी नन। देखूंगा आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।